आओ सुनाऊं मैं एक कहानी, हर कहानी में एक नया सफ़र। चलो सुनते हैं किस्से बेमिसाल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज एक सीरीज़ लेकर हाजिर हुई हूँ, तेरी मोहब्बत में। आज इसका पहला भाग पेश कर रही हूँ। ये कहानी प्यार और नफ़रत के बीच घूमती हुई बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस सीरीज़ का हर भाग आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कड़ी जैसा महसूस होगा। मोहब्बत और नफ़रत के बीच घूमती कहानी में देखते हैं जीत किसकी होती है। प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं, पर नफ़रत से बड़ा कोई दर्द नहीं। इन दोनों के बीच में हम ऐसे फंसे हैं, नफ़रत के साए में भी प्यार याद आता है। ऑफिस से निकलते ही सिद्धार्थ किसी हसीन बला से टकराया और जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो, ऐसे ही शब्द उसके कानों से टकराए। यू ब्लाइंड मैन, देखकर नहीं चल सकते। सिद्धार्थ तो जैसे उस हसीना को देखता ही रह गया। बहुत ही हसीन थी जो भी थी। रामदीन दौड़ता हुआ आया। जी मैडम जी, क्या हुआ? कौन है ये? उसने सिद्धार्थ की तरफ इशारा किया। मैडम, ये साहब के मैनेजर हैं। सिद्धार्थ चुपचाप आगे बढ़ गया। डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक सिद्धार्थ भी किसी को इम्प्रेस करने की ताकत रखता था। अनन्या ने भी उसके बारे में रामदीन से इंक्वायरी कर लिया। सिद्धार्थ सोचे जा रहा था, तो ये मैडम है, हसीन पर बहुत ही घमंडी, जाने अपने आप को क्या समझती है। अनन्या रामदीन से इंक्वायरी कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लंच आवर में जब रामदीन चाय देने केबिन में आया तो उसने पूछ लिया। रामदीन ने बताया, साहब आदित्य सिंह की इकलौती बेटी है। काम खत्म होते ही सिद्धार्थ घर आ गया। मम्मी के हाथ के बने खाने ने उसकी सारी थकन उतार दी। अभी 2 महीने पहले ही आदित्य इंटरप्राइजेज में उसने ज्वाइन किया था। उसकी मेहनत, टैलेंट से आदित्य सिंह इम्प्रेस थे। आज सिद्धार्थ ऑफिस आया तो बॉस ने बताया वो 15 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऑफिस उसे ही संभालना है और सभी स्टाफ पर भी नज़र रखना है। सिद्धार्थ कभी ऑफिस सवेरे आता, कभी देर से, ताकि स्टाफ की कार्य प्रणाली पर नज़र रख सके। उसने ऑफिस बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। आदित्य सिंह खुद बड़े मेहनती थे और मेहनत करने वालों को पसंद करते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से ये बिज़नेस खड़ा किया था, इसलिए सिद्धार्थ जैसे लोगों को बहुत पसंद करते थे। अभी 4 दिन ही गुजरे थे, उसकी अनन्या से फिर मुठभेड़ हो गई। वो आंधी तूफान की तरह आकर बॉस के केबिन में विराजमान हो गई। सिद्धार्थ को बुला भेजा। सिद्धार्थ केबिन में पहुंचते ही उसे बिजनेस के बारे में पूछने और रोब झाड़ने लगी। सिद्धार्थ किसी तरह जवाब देकर केबिन से निकल आया। अनन्या तो जैसे गुस्से से भर गई। उसकी सुंदरता को सिद्धार्थ ने नज़र उठाकर देखा भी नहीं। क्या समझता है? अनन्या जब भी ऑफिस आती, फ़ोन पर रहती या अपने घमंड से स्टाफ को परेशान करती। सिद्धार्थ खून का घूंट पीकर रह जाता। बॉस की बेटी न होती तो बताता। बॉस तो बहुत पोलाइट है, ये उनकी बेटी बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ है। एक दिन अनन्या ने उसे फिर केबिन में बुला लिया। सिद्धार्थ तुरंत जाने के लिए उठा। अभी केबिन के पास पहुंचा ही था, अनन्या की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अरे अवनी, यहाँ मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, बड़ा डैशिंग, बस इसलिए कभी कभी इधर चली आती हूँ। पापा का मैनेजर है, खुद को जाने क्या समझता है, बहुत ब्रह्मचारी समझता है। उधर से जाने क्या कहा गया। अरे अवनी, तू तो जानती है मुझे ऐसे खेल में मज़ा आता है। सिद्धार्थ दरवाज़ा नॉक कर अंदर चला गया। बॉस के आने तक तो उसकी जान सूली पर टंगी रही। बॉस के आने के बाद भी अनन्या जैसे उसके पीछे पड़ने की कोशिश करती। सिद्धार्थ जब भी अनन्या को देखता उसे जाने कुछ हो जाता, लेकिन उसका घमंड उसे बहुत बुरा लगता। बिगड़ी अमीर लड़की है, ये क्या किसी की इज्जत करना जानेगी? सिद्धार्थ सोचकर रह जाता। आदित्य सर ने उसके काम से खुश होकर उसे घर और गाड़ी प्रोवाइड कर दी। सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। मम्मी भी बहुत खुश थी। उनकी मेहनत का फल उन्हें सिद्धार्थ जैसे बेटे के रूप में मिला था। आज एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करके बॉस के घर पर बुलाया। उसने गाड़ी बॉस के घर के सामने रोकी
तो बहुत बड़े से बंगले को देखता रह गया। बहुत ही खूबसूरत बंगला था। उसने गार्ड को इन्फॉर्म किया। गार्ड ने अंदर जाने का परमिशन लिया। सिद्धार्थ अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। सामने अनन्या आ रही थी। एक पल के लिए सिद्धार्थ गुम सा हो गया। इतना परफेक्ट हुस्न, जैसे भगवान ने अपने हाथों से बनाया हो। अनन्या तेजी से कॉल पे बात करते हुए गुजरी। सिद्धार्थ को देखते हुए ठिठकी। सिद्धार्थ को देखकर उसे बदला लेने का मन हुआ। जोर से बोली, यहाँ कहाँ पहुँच गए? किसने आपको इनवाइट किया है? घमंड से भरा इंसल्टिंग सा अंदाज। एक पल के लिए सिद्धार्थ बोल नहीं पाया। सर ने बुलाया है कहते हुए उसे अपनी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। उसका मूड ही ख़राब हो गया। जाने कौन से मुहूर्त में निकला था मैं, इस घमंडी को देख लिया, सोचते हुए आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सिद्धार्थ आदित्य सिंह का दायां हाथ बन चुका था। किसी भी बिजनेस, अब तो पर्सनल डिस्कशन भी कर लेते। आज ऑफिस आने में देर हो गई थी। बॉस के केबिन में आया तो अनन्या वहाँ विराजमान थी। देखते ही गुड मॉर्निंग करके वापस पलटने लगा। अनन्या तो जैसे इंसल्ट फील हुआ। सिद्धार्थ, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या चीज़? मैं बॉस हूँ तुम्हारी। तुम जैसों को मैं पैर के नीचे रखती हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? पापा की जगह मैं अभी यहाँ हूँ। सिट हियर। सिद्धार्थ का चेहरा इंसल्ट से लाल हो गया। अनन्या की आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। आई सेड सिट हियर मिस्टर। सिद्धार्थ चुपचाप बैठ गया। अनन्या को देखकर उसे लगता इसका घमंड चूर चूर कर दे। सिद्धार्थ को अब साल हो चुका था। सिद्धार्थ अपने काम से काम रखता, पर अनन्या जब भी ऑफिस आती उसका इंसल्ट करना नहीं भूलती। सिद्धार्थ नज़र उठाकर नहीं देखता तो अनन्या मन ही मन में उसको गाली देती। समझता क्या है अपने आप को? मन करता सिद्धार्थ को जॉब से निकाल बाहर करे, लेकिन डैड से मजबूर थी। डैड को जाने इसमें क्या दिखता है। सिद्धार्थ 4 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था। इस बीच अनन्या ऑफिस आई तो सिद्धार्थ को न देखकर उत्सुकता हुई। रामदीन से पूछा तो पता चला बीमार चल रहे हैं। चलो अच्छा हुआ अब ऑफिस आए ही ना, नफरत से उसने सोचा। नफरत और प्यार के बीच घूमती ये कहानी किस ओर जाएगी, जानने के लिए देखिए अगला भाग। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए ये भाग आपको कैसा लगा। अगले भाग तक के लिए अलविदा। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 2। 3 दिन बाद ऑफिस की मीटिंग में सिद्धार्थ मौजूद था। अनन्या ने एक प्रोजेक्ट पर अपनी राय दी। ये प्लान बेहतरीन है, इसे ऐसे ही लागू करेंगे, उसने बॉस की तरह आदेश दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी राय देते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन ये प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें कई खामियां हैं, हमें इसे सुधारने की ज़रूरत है। अनन्या ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मेरे प्लान पर सवाल उठाने वाले? मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, बस वही करो जो कहा गया है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो नुकसान कंपनी का होगा। मुझे सिर्फ सच कहने की आदत है। इस घटना के बाद अनन्या और सिद्धार्थ के बीच हर रोज़ तकरार होने लगी। सिद्धार्थ हर बार अनन्या के घमंड को चुनौती देता और अनन्या इसे अपनी बेइज्जती मानती। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए सिद्धार्थ, वह हर बार कहती। और तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि अच्छे नेतृत्व का मतलब दूसरों की बात सुनना भी होता है, सिद्धार्थ जवाब देता। एक दिन बॉस ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनन्या और सिद्धार्थ की टीम को सौंपा। यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद अहम था। अनन्या ने सिद्धार्थ से कहा, सुनो, इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इस प्रोजेक्ट की लीडर हूँ। सिद्धार्थ ने पलटकर जवाब दिया, प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ लीडरशिप से नहीं बल्कि टीम वर्क से होती है। मैं वही करूँगा जो सही होगा। अनन्या कंपनी के मालिक की बेटी थी। उसकी खूबसूरती, पैसे और रुतबे की वजह से हर कोई उसे खुश करने में लगा रहता था। वह अपने अहंकार और आदेश देने की आदत के लिए जानी जाती थी। सिद्धार्थ अपने दम पर आगे बढ़ने में यकीन रखता था और सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट ऐसे किया जाना चाहिए,
अनन्या ने कहा अपनी योजना का प्रेजेंटेशन देते हुए। माफ़ कीजिए, लेकिन यह तरीका कारगर नहीं है, सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के कहा। अनन्या को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? यह बात जानकारी की नहीं बल्कि तर्क की है। गलत चीज़ों को स्वीकार करना मेरी आदत नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नफ़रत की जड़ें गहरी होती हैं। उस घटना के बाद से अनन्या ने सिद्धार्थ को अपना दुश्मन मान लिया। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट और हर छोटी छोटी बात में वह सिद्धार्थ की आलोचना करने का मौका ढूंढती। तुम्हारा हर आइडिया नाकाम होता है, तुम सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, अनन्या ने एक दिन कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सही हूँ या गलत ये वक्त तय करेगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। अनन्या का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर बार सिद्धार्थ को नीचा दिखाने के लिए नई योजनाएं बनाती। उसने एक खराब कर्मचारी साबित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की मेहनत और काबिलियत ने हर बार उसे गलत साबित कर दिया। एक बार अनन्या ने सिद्धार्थ को जानबूझकर एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जहां असफलता की संभावना ज़्यादा थी। उसने सोचा कि अगर सिद्धार्थ असफल होगा तो वह हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उस प्रोजेक्ट को भी सफल बना दिया। यह देखकर अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया। तुम क्यों हर बार मेरी उम्मीदों के विपरीत काम करते हो? उसने झुंझलाते हुए घमंड से कहा। शायद इसलिए क्योंकि मेरी सफलता तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं बल्कि मेरी मेहनत पर निर्भर करती है, सिद्धार्थ ने कहा। अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने ऑफिस में यह कहकर माहौल बना दिया कि सिद्धार्थ अपनी तरक्की के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अनन्या से सीधे कहा, तुम मुझे गिराने के लिए जो भी कर रही हो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, सच्चाई हमेशा सामने आती है। अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें सबक सिखाना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। आदित्य सिंह एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनकी कंपनी मार्केट में शीर्ष पर थी और उनके हर निर्णय का लोग सम्मान करते थे, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बेटी अनन्या थी। वह अपनी बेटी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। हालांकि अनन्या के घमंड और गुस्सैल स्वभाव ने कई बार आदित्य सिंह को परेशान किया। ऑफिस में उसका व्यवहार, खास तौर पर सिद्धार्थ के प्रति, आदित्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। सिद्धार्थ एक मेहनती और बुद्धिमान कर्मचारी था जिसने अपनी काबिलियत से कंपनी में नाम कमाया, लेकिन अनन्या की नफरत और ईर्ष्या के कारण सिद्धार्थ के लिए ऑफिस का माहौल कठिन होता जा रहा था। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट में अनन्या सिद्धार्थ पर हावी होने की कोशिश करती। पापा, वह लड़का हर समय मेरी बातों का विरोध करता है, वह समझता क्या है खुद को? अनन्या ने एक दिन आदित्य से कहा। आदित्य ने शांत स्वर में समझाया, अनन्या, वह सिर्फ अपने काम से प्यार करता है, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कभी कभी अपनी राय से समझौता करना भी नेतृत्व का हिस्सा होता है। लेकिन अनन्या पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन आदित्य ने देखा ऑफिस के माहौल में अजीब सी खिंचाव भरी चुप्पी थी। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या और सिद्धार्थ की नफरत अब टीम वर्क को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने अनन्या को अपने केबिन में बुलाकर कहा, तुम्हें समझना होगा कि एक अच्छी लीडर बनने के लिए अहंकार छोड़ना ज़रूरी है। सिद्धार्थ एक ईमानदार कर्मचारी है, उसे नीचा दिखाने से कंपनी को ही नुकसान होगा। अनन्या ने झुंझलाते हुए कहा, पापा, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं? वह हर बात का विरोध करता है। आदित्य ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वह सही है और तुम्हें यह सीखना होगा कि सच को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। हालात तब और बिगड़ गए जब अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कर दी। उसने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ टीम के काम में बाधा डाल रहा है। आदित्य को जब यह पता चला तो वो बेहद नाराज़ हुए। उन्होंने अनन्या को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी ताकत माना है, लेकिन आज तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। यह कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यहाँ हर कर्मचारी का योगदान है। अगर तुम इस नफ़रत को नहीं छोड़ोगी तो यह तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगा। अनन्या गुस्से में बोली, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे अपना दोस्त बना लूं? वह हमेशा मुझे गलत साबित करता है।
आदित्य ने शांत लेकिन कठोर लहजे में कहा, वह तुम्हें गलत नहीं बल्कि बेहतर बनाना चाहता है। तुम उसकी आलोचना को अपना दुश्मन क्यों मानती हो? आदित्य सिंह जीवन के उस दर्दनाक दिन को कभी नहीं भूल पाए थे। वह दिन था जब उनकी पत्नी और अनन्या की मां का देहांत हो गया था। अनन्या उस समय सिर्फ 8 साल की थी। आदित्य की पूरी दुनिया पल भर में बदल गई थी। उनकी पत्नी की अचानक मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था और वह बचे हुए जीवन में अकेले ही अनन्या का पालन पोषण करने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी पत्नी का निधन होते ही आदित्य सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी को काम में झोंक दिया था। वह अब किसी से मिलने या किसी अन्य रिश्ते में बनने के बारे में सोचने का वक्त नहीं निकाल पाते थे। अनन्या के लिए भी वह एक मजबूत पिता बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन कभी वह यह नहीं समझ पाए कि उनकी ममता और लाड ने कहीं न कहीं अनन्या को बिगाड़ दिया था। आदित्य सिंह ने अपनी बेटी को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अनन्या के लिए हर तरह की सहूलत, हर एक चीज़ उसकी चाहत के मुताबिक उपलब्ध कराई थी, फिर चाहे वह महंगे खिलौने हो, शानदार स्कूल या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी इच्छा। अनन्या को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। तुम मेरी दुनिया हो अनन्या, आदित्य हमेशा कहते। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इस अनमोल प्यार और लाल का एक नकारात्मक असर पड़ा। अनन्या में एक घमंड और आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। उसे यह समझ में नहीं आया कि जीवन में मेहनत और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, आदित्य ने देखा कि वह दूसरों से ऊपर महसूस करने लगी थी। उसका घमंड खासकर सिद्धार्थ जैसे लोगों के साथ बहुत बढ़ चुका था। सिद्धार्थ जो हमेशा अनन्या के विचारों और फैसलों का विरोध करता, उसे एक चुनौती के रूप में लगता था। आदित्य ने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और सोचने लगे कि कहीं उनकी अपनी ही ममता और लाड ने उसे बिगाड़ तो नहीं दिया। शायद मैं उस समय ज़्यादा प्यार करता था, आदित्य अपने आप से कहते। शायद मैं उसे थोड़ा सख्त लहजे में पालता तो आज वह इतनी घमंडी नहीं होती। जब अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ झूठी शिकायत की और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तब आदित्य सिंह को लगा कि वह कहीं न कहीं अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए हैं। आदित्य सिंह ने अपनी बेटी अनन्या को कई बार समझाने की कोशिश की कि वह घमंड और अहंकार से भरी नहीं बल्कि एक सच्ची और मेहनती इंसान बने, लेकिन अनन्या का दिल अब भी सिद्धार्थ से नफरत से भरा हुआ था। सिद्धार्थ की सच्चाई और ईमानदारी उसे हमेशा चुभती थी और उसे यही लगता था कि सिद्धार्थ उसकी स्थिति को चुनौती दे रहा है। पापा के सबक के बावजूद अनन्या ने अपनी आदतें नहीं बदली। एक दिन अनन्या ने सिद्धार्थ को एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना। यह मौका सिद्धार्थ के लिए था जिससे वह कंपनी में अपनी काबिलियत साबित कर सकता था। लेकिन अनन्या ने सिद्धार्थ को जानबूझकर एक जटिल और असंभव टास्क दिया। उसका इरादा सिद्धार्थ को असफल करना था। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है सिद्धार्थ। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस पर काम नहीं कर पाओगे, अनन्या ने घमंड से कहा। मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास के साथ कहा। देखते हैं, अनन्या ने अनदेखी करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन अनन्या ने जानबूझकर उसे गलत दिशा में मार्गदर्शन किया ताकि वह असफल हो जाए। सिद्धार्थ ने हर मुश्किल को पार करते हुए प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे सफल बनाने में सफल हुआ। हालांकि अनन्या ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के सामने यह अफवाह फैला दी कि सिद्धार्थ ने काम ठीक से नहीं किया। वह जानती थी कि सिद्धार्थ को नीचा दिखाने से उसका अहंकार और बढ़ेगा। सिद्धार्थ ने इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ दिया, ये उसकी गलती थी। अनन्या ने अपने पिताजी आदित्य सिंह से झूठ बोला। आदित्य सिंह ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अनन्या, ये ठीक नहीं है। सिद्धार्थ ने जो किया वह सही था। अनन्या ने गुस्से में कहा, वो मेरे काम में रुकावट डालता है पापा। सिद्धार्थ को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। अनन्या का यह व्यवहार उसे बेहद गहरा आघात दे गया। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी भी इस कंपनी में अपना स्थान बना पाऊंगा? यहाँ के लोग मुझे समझ नहीं पाते। क्या मुझे हमेशा इस तरह का अपमान सहना होगा? उसने खुद से पूछा। एक दिन अवनी, जो अनन्या की बहुत अच्छी दोस्त थी, अनन्या से सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही थी।
अवनी ने देखा कि अनन्या अक्सर सिद्धार्थ के बारे में शिकायत करती रहती है। अनन्या, तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ सच में इतना बुरा है? अवनी ने चुपके से पूछा। अनन्या ने गुस्से से जवाब दिया, वो सिर्फ मेरी सफलता को नहीं देख पाता। हर बार जब मैं किसी चीज़ में अच्छा करती हूँ वह मुझे चुनौती देता है। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अवनी ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वो सिर्फ तुम्हारे विकास के लिए कुछ सलाह दे रहा है? अनन्या ने अवनी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं अवनी, मुझे लगता है वह केवल मुझे ही नहीं बल्कि सबको गलत साबित करना चाहता है। वह समझता है कि अगर मैं सफल हो जाऊं तो वह खुद असफल हो जाएगा। अवनी ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, मैं कभी सिद्धार्थ को तुमसे बुरा नहीं पाया। अगर वह तुम्हें चुनौती दे रहा है तो हो सकता है कि वह तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे उसकी चुनौती नहीं चाहिए। मैं खुद को साबित करने के लिए किसी के सामने क्यों खड़ी रहूं? अवनी ने फिर से अनन्या को समझाने की कोशिश की। देखो अनन्या, सिद्धार्थ का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझती कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहता है? हर इंसान का तरीका अलग होता है। अगर तुम हमेशा उसे अपना दुश्मन मानोगी तो तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगी। अनन्या ने थोड़ी नकारात्मकता दिखाई। मुझे लगता है वह सिर्फ मेरा अपमान करता है अवनी। अवनी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, देखो, मैं नहीं कह रही कि वह हमेशा सही है, लेकिन कभी कभी तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों करता है। शायद वह तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास करने के लिए उकसा रहा हो। आज सिद्धार्थ घर पहुंचा तो माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। सिद्धार्थ की माँ रमा हमेशा से बहुत मजबूत और संघर्षशील महिला थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो सिद्धार्थ ने इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझा, लेकिन जब उनकी हालत और बिगड़ी तो सिद्धार्थ ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रमा को एक गंभीर बीमारी हो गई है और इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत थी। सिद्धार्थ के लिए ये एक बड़ा झटका था। वह अपनी माँ की हालत देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी माँ, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और सब कुछ संभालती थी, आज खुद ही मदद की मोहताज हो गई। सिद्धार्थ की परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि इलाज के खर्चे का बोझ उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। वह परेशान और अकेला महसूस कर रहा था। तभी आदित्य सिंह, जो सिद्धार्थ के बॉस थे, ने यह सब देखा और उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। एक दिन आदित्य सिंह ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में पता चला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इलाज के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिद्धार्थ ने उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन वह आदित्य सिंह से इस तरह की मदद लेने में संकोच कर रहा था। लेकिन आदित्य सर, ये आपकी बड़ी मदद होगी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी माँ की बीमारी का खर्च मैं खुद ही उठाना चाहता हूँ। आदित्य सिंह ने उसे शांत करते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे कर्मचारी हो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी माँ का इलाज सबसे पहले आना चाहिए। चिंता मत करो, यह मेरी तरफ से एक मदद है। सिद्धार्थ ने आदित्य सिंह से मदद स्वीकार कर ली। आदित्य सिंह ने न सिर्फ रमा के इलाज के लिए सभी खर्चे उठाए, बल्कि अस्पताल में एक निजी वार्ड भी बुक करवा दिया, ताकि रमा को आरामदायक और सही इलाज मिल सके। सिद्धार्थ को अब उम्मीद की किरण नजर आई। आदित्य सिंह की मदद ने उसकी सारी परेशानियों को कुछ हद तक आसान कर दिया था। सिद्धार्थ ने अपनी माँ की देखभाल के लिए पूरा ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन अस्पताल जाता और अपनी माँ के पास बैठकर उनके साथ समय बिताता। रमा भी अपने बेटे के साथ बिताए गए समय में राहत महसूस करती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने पति को याद करता रहता। रमा सोचती, अगर तुम होते तो ये सब आसानी से हो जाता, लेकिन आज तुम्हारा ना होना बहुत महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ अकेला पड़ गया है। सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल पलता था, उसके पिता कहाँ थे? जब वह छोटा था, उसकी माँ ने उसे हमेशा बताया कि उसके पिता बहुत पहले घर छोड़कर चले गए थे।
सिद्धार्थ के लिए यह बात हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई थी। उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसकी माँ भी कभी इस बारे में बात नहीं करती थी। वह हमेशा यही सोचता कि क्या उसके पिता सचमुच चले गए थे या कुछ और था। एक दिन सिद्धार्थ को घर की पुरानी अलमारी में एक पुराना पत्र मिला। यह पत्र उसके पिता द्वारा लिखा गया था, जो उसने बहुत साल पहले छोड़ा था। पत्र में लिखा था, सिद्धार्थ, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन ये किसी बुरी घटना का परिणाम नहीं था। तुम्हारे पिता का असली नाम कुछ और था और मैं तुम्हें अब सच्चाई बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस खोज पर निकले हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे समझ सकोगे। सिद्धार्थ ने पत्र को पढ़कर कड़ी मेहनत से उस रहस्यमय कहानी को जानने की ठान ली। यह पत्र उसके लिए एक संकेत था कि उसके पिता के बारे में कुछ गहरा राज छुपा था। सिद्धार्थ ने अपने पिता के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने कई किताबें, पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज खंगाले ताकि वह यह जान सके कि उसके पिता कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसके पिता का नाम अर्जुन कुमार लिखा हुआ था। सिद्धार्थ ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसके लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता का नाम वीरेंद्र सिंह सुना था। सिद्धार्थ ने यह ठान लिया कि वह अर्जुन कुमार के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेगा ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। सिद्धार्थ ने अर्जुन के नाम से जुड़े हर दस्तावेज की जांच शुरू की। उसकी खोज उसे एक छोटे से गांव में लेकर गई जहां उसके पिता का जन्म हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर अजनबी समझते थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने उसकी मदद की। तुम्हारे पिता अर्जुन कुमार बहुत साल पहले इस गांव में रहते थे, उस महिला ने कहा। वह एक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस रातों रात अपने घर को छोड़ दिया। सिद्धार्थ को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि उसके पिता के अचानक गायब होने की घटना के पीछे कोई बड़ी वजह थी। वह अब यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर क्या कारण था जिससे उसके पिता बिना किसी सूचना के गायब हो गए। सिद्धार्थ ने गांव के और लोगों से पूछताछ की। एक व्यक्ति ने बताया कि अर्जुन कुमार एक समय में एक खतरनाक गिरोह से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की थी। उसने एक नई पहचान बनाई थी और एक अलग जीवन शुरू किया था। वह गिरोह का हिस्सा था, लेकिन उसने हमें बताया था कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, उस व्यक्ति ने कहा। हमने कभी नहीं समझा क्यों वह अचानक चला गया, लेकिन हमें लगता है कि वह किसी से बचने के लिए चला गया था। सिद्धार्थ को अब यह समझ में आ रहा था कि उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला क्यों किया था। उसने ये भी महसूस किया कि उसका पिता कोई सामान्य आदमी नहीं था, बल्कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी से भागकर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने अब यह तय किया कि वह अपनी खोज पूरी करेगा और अर्जुन कुमार यानी अपने पिता से मिलेगा। वह एक दिन अपने पिता के पुराने घर के पास पहुंचा और वहां की पुरानी तस्वीरों को देखकर उसने एहसास किया कि उसके पिता ने सच में अपने अतीत को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था। अचानक सिद्धार्थ को अपने पिता का चेहरा याद आया। वह आदमी जिसे कभी नहीं जाना आज उसके सामने था। अर्जुन कुमार ने सिद्धार्थ को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आया। तुम मेरे बेटे सिद्धार्थ हो? अर्जुन कुमार ने कहा। हाँ पापा, सिद्धार्थ ने कांपते हुए कहा। मैंने सब कुछ जान लिया है। अर्जुन कुमार ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहता था। मैंने अपनी गलती मानी थी और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ को कभी इस बारे में बताने का साहस नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम मेरे फैसले से नाराज़ हो, लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया। सिद्धार्थ ने कहा, पापा, मुझे तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अब हम साथ हैं और हमें एक दूसरे को समझना होगा। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था।
लेकिन उसने कभी अपने बेटे के भविष्य को खतरे में नहीं डाला। अब दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की शुरुआत की। सिद्धार्थ ने अपने पिता को माफ़ किया और अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की ठानी। अनन्या और सिद्धार्थ के बीच हमेशा तनातनी रही थी। अनन्या की सिद्धार्थ के प्रति नफरत समय समय पर बढ़ती जा रही थी। उनका हर मुलाकात का पल तकरार से भरा होता था। सिद्धार्थ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या कभी नहीं सुनती थी। अनन्या के दिल में यह गहरी नफरत इसलिए थी क्योंकि वह सोचती थी सिद्धार्थ एक साधारण कर्मचारी होते हुए भी उनके परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करता है। लेकिन अर्जुन सिंह ने सिद्धार्थ को एक दिन कहा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है तुम और अनन्या के बीच जो भी तनाव है वह एक दिन खत्म होगा। दोनों के दिलों में जगह बन सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने दिल की सुननी होगी। आदित्य सिंह, जो सिद्धार्थ और अनन्या की स्थिति को करीब से देख रहे थे, उन्होंने एक बार सिद्धार्थ से कहा, मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारा और अनन्या का एक दूसरे से गहरा संबंध बनेगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी हमें जो सही लगता है वही शुरुआत होती है। तुम्हें अपनी भावनाओं के साथ खुद को ढालना होगा। सिद्धार्थ को आदित्य सिंह की बातों में कुछ तो ऐसा था जो उसे समझने में मदद कर रहा था। उसे ये महसूस हुआ कि आदित्य सिंह ने एक तरह से उसके और अनन्या के बीच के रिश्ते को देखने का तरीका बदल दिया था। कुछ महीनों बाद एक दिन सिद्धार्थ और अनन्या एक मीटिंग के दौरान मिले, जहां उनका सामना कुछ ऐसे हालत में हुआ जो पूरी तरह से अनपेक्षित था। अनन्या की आंखों में वही पुरानी नफरत थी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने खुद को नियंत्रित किया। वह चुपचाप खड़ा रहा और अनन्या के साथ शांति से बातचीत करने की कोशिश की। क्या अनन्या अपनी नफरत पर काबू पाकर सिद्धार्थ के साथ काम कर पाएगी? क्या आदित्य सिंह अनन्या और सिद्धार्थ को किसी रिश्ते में बांधना चाहते हैं, या उनका कोई कदम बड़े नफरत और विवाद का कारण बनेगा? जानने के लिए देखें अगला भाग। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 3। आज न जाने मौसम कैसा आलस भरा है। सिद्धार्थ ये सोचते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। फ़ोन की घंटी बजने से वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उफ, अभी किसकी कॉल है? सोचते हुए फ़ोन पिक किया। ऑफिस से फ़ोन था। बॉस ने सिद्धार्थ को घर पर बुलाया था। बॉस कुछ बीमार थे। सिद्धार्थ बॉस के घर की ओर ड्राइव करने लगा। उस घमंडी से मुठभेड़ ना हो भगवान, वरना आज का दिन भी खराब हो जाएगा। सोचते हुए सिद्धार्थ बॉस के घर पहुंच गया। बीमारी के कारण आदित्य सिंह को ये एहसास हुआ कि सिद्धार्थ जैसा लड़का ही उनके कारोबार, उनकी बेटी अनन्या को संभाल सकता है। सिद्धार्थ के आते ही उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। सिद्धार्थ, तुम मेरे लिए भरोसेमंद हो, एक जिम्मेदार आदमी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया क्या ये सब कहने के लिए बॉस ने बुलाया है। उसके मन में कई सवाल उठे। आदित्य सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की। सिद्धार्थ, मेरी बेटी माँ के नहीं रहने के कारण थोड़ा बिगड़ गई है। मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? मैंने केवल अपनी ख्वाहिश बताई है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बताना। कहकर आदित्य चुप हो गए। सिद्धार्थ इस प्रस्ताव से हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया क्या करे। बॉस का इतना एहसान है उस पर। अनन्या उसे पसंद नहीं करती। एक पल में अनन्या का इंसल्टिंग अंदाज उसकी नज़रों के सामने घूम गया। शायद आदित्य सिंह को कुछ एहसास हुआ। बेटा, कोई बात नहीं, तुम सोच कर जवाब देना। अब तुम जाओ, कहकर जैसे उन्होंने उसे आज़ादी दी। सिद्धार्थ कुछ बोल ही नहीं पाया। अनन्या को जैसे ही पता चला, उसने गुस्से में कहा, पापा, आप कैसे सोच रहे हैं? मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। आदित्य सिंह चुप से रह गए। अनन्या ये कहकर तुरंत क्लब जाने के लिए निकल गई। क्लब पहुंचते ही आर्यन से सामना होने पर उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया। हेलो अनन्या, तुम लेट हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अभी हाल में ही अनन्या की आर्यन से क्लब में मुलाकात हुई थी। स्मार्ट सा आर्यन अनन्या को
भाग गया। आर्यन अनन्या की सुंदरता का कदरदान था। दोनों की शामें कभी क्लब कभी शॉप में बीतने लगी। उधर सिद्धार्थ बॉस की बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था घर में डिस्कस करें या नहीं। चलो ना होटल चलते हैं, कुछ वक्त बिताएंगे, आर्यन ने उस शाम कहा। अनन्या तो जैसे उसके प्यार में खो गई थी। चलो ठीक है। अनन्या और आर्यन कुछ देर बाद होटल के कमरे में थे। आर्यन कुछ देर बाद ही ड्रिंक करने लगा। यह क्या कर रहे हो आर्यन? आर्यन न जाने क्या चाह रहा था। उसकी आंखों में कुछ गलत था। अनन्या को अचानक डर सा लगा। आर्यन अचानक वॉशरूम गया तो अनन्या वहाँ से तुरंत निकल भागी। दूसरे दिन आर्यन की कॉल थी। अनन्या, मुझसे मिलो, तुमने कल का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। आर्यन की आवाज़ में कुछ गलत था। अनन्या ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आदित्य सिंह परेशान से थे। क्या करें, इकलौती बेटी है, कहीं कोई गलत फैसला न कर ले। उस दिन अनन्या क्लब चली आई। आज आर्यन नहीं था। अनन्या की रीटा से मुलाकात हो गई। रीटा फैशनेबल सी थी, अमीर लड़की थी। रीटा ने आर्यन के बारे में बताया। वह धोखेबाज लड़का है, लड़कियों का खिलाड़ी है। बस अनन्या टूट सी गई। एक बार फिर आदित्य सिंह ने बेटी से सिद्धार्थ के बारे में कहा। अनन्या कुछ बोल नहीं सकी। अनन्या, तुम कुछ फैसला नहीं कर पा रही, तुम्हें अब मेरा फैसला मानना होगा, उन्होंने सख्ती से कहा। अनन्या कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यन की कड़वी यादों में खोई अनन्या रात के अंधेरे में उसे दिल से निकालने की कोशिश करने लगी। वो चुपचाप सिद्धार्थ के बारे में सोचे गई। शायद वो भी भेड़िया हो, लालची हो, जो पापा की दौलत के लिए शादी करे। सी बीच पे खड़ा सिद्धार्थ सोच रहा था, सर के एहसानों का बदला चुका दे। पर अनन्या उससे मोहब्बत करे या नफरत, उसने तो मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। काश उसकी मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। सोचते हुए उसने फ़ैसला कर लिया। थक कर घर पहुंचा तो गहरी नींद में खो गया। सूर्य की किरणें शीशे से छनकर आंखों पे पड़ी तो सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। एक पल बाद ही उसे अपना फ़ैसला याद आया। तभी मम्मी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। नाश्ते की टेबल पे पापा मम्मी दोनों थे। उसने धीरे से मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी पापा की हाँ थी। सिद्धार्थ बॉस के घर अपने फैसले को बताने पहुंचा। अनन्या वहीं मौजूद थी। एक पल को सिद्धार्थ उसके चेहरे में खो गया। तभी सर की आवाज़ से उसका ध्यान टूट गया। आदित्य सिंह ने अनन्या को जाने कहा। सिद्धार्थ को अनन्या कुछ उदास सी लगी। शायद उसका वहम हो। उसने आदित्य सिंह से अनन्या के लिए रजामंदी दे दी। शादी की बात सिद्धार्थ की मम्मी पापा से आदित्य सिंह ने कर ली। अभी अनन्या सोने जा रही थी, तभी डैडी आ गए। कार्ड पसंद कर लो, 3 दिन में छप जाएंगे। शादी 15 दिन बाद है, तुम्हें जो खरीदना है ले लो, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है। रात भर अनन्या को नींद नहीं आई। सिद्धार्थ के खिलाफ उसकी सोच उसे बेचैन कर रही थी। अजीब सा तूफान उसके दिल में उठ रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कार्ड बंट गए। हर दिन घर में लोग आते, कभी कैटरर कभी डेकोरेटर। डैडी खुद से सबको इंस्ट्रक्शन देते। सारे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे नहीं मिल रही थी? अनन्या सोच रही थी, जो चाहता था लालची सिद्धार्थ उसे मिल ही रहा है। शादी का दिन आ पहुंचा। अवनी भी या नहीं कि उससे दिल का हाल बताऊं। उसे सजा दिया गया। वह सचमुच की शहजादी लग रही थी। उतने में आवाज़ आई, बारात आ गई। लड़कियां गेट पर दौड़ी। अनन्या से हिला भी न गया। विदाई के वक्त जाने क्यों उसे रोना आ गया। सिद्धार्थ भी बिल्कुल शहजादा लग रहा था। अनन्या को जैसे उसका वजूद जहर ही लगा। विदाई के वक्त सिद्धार्थ की मम्मी खुद आ गई। उसे थामा और बोली, चलो बेटी, अपने घर चलो। उलझन और गुस्से के बावजूद उसकी नज़र उठ गई। बहुत शानदार औरत थी। उसने अपने सर्कल में तो ऐसी डिसेंट औरत नहीं देखी थी। ना जाने क्यों उसे लगा उनके चेहरे पर ममता ही ममता थी। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही उसका भव्य स्वागत हुआ। जाने कितने फूल निछावर हुए, कितने सिक्के वारे गए। जब सारा हंगामा शांत हुआ,
तो रात के 12 बज गए। अनन्या को कमरे में पहुंचा दिया गया। बैठे बैठे अनन्या ने अवनी को कॉल कर दिया। सिद्धार्थ कमरे में आने के लिए दरवाजे तक आया तो अनन्या की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अवनी, मैंने तो पापा के कारण सिद्धार्थ से शादी की है। सिद्धार्थ भी लालची निकला। देखा तूने, मैं कहती थी बिल्कुल धोखेबाज है। यह सुनते ही सिद्धार्थ को एक धक्का सा लगा। वो चुपचाप अंदर आया। अनन्या ने ज़रा भी देखने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, अनन्या, आप क्या समझती हैं खुद को? मैं धोखेबाज हूँ, लालची हूँ? आपकी नज़र में हम जैसे मिडिल क्लास लोग लालची, धोखेबाज और नीच होते हैं। अभी अनन्या समझने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने फिर कहा, आप जब समझेंगी बहुत पछताएंगी। मुझे किसी से ज़बरदस्ती कुछ पाने का शौक़ नहीं। सिद्धार्थ चुपचाप सोफे पर लेट चुका था। अनन्या के लिए आज आश्चर्य, दुख, घमंड टूटने का दिन था। क्या सिद्धार्थ और अनन्या प्रेम के रिश्ते में बंध पाएंगे? क्या अनन्या सिद्धार्थ को स्वीकार करेगी? जानने के लिए देखें अगला भाग। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अलविदा। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 4। थोड़ी देर के लिए अनन्या को ऐसा लगा वो बर्फ़ बन गई हो। वो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। कभी कभी ऐसा होता है जब सब कुछ टूटता है, जो सोचा था उससे उल्टा होता है, तो ऐसी ही हालत होती है जैसी अनन्या की थी। हमेशा उसने घमंड किया था, जो चाहती मिल जाता। अपने से नीचे को नीच समझती थी। आज खुद ही बेमोल हो रही थी। उसे लगा चीख कर रोए, मगर चुप रही। आखिर उसे नींद ने आ घेरा। वो अपने होश से नींद की वादियों में खो गई। सुबह आँख खुली तो सामने सोफे पर सिद्धार्थ बैठा कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था। उसे सिद्धार्थ का अंदाज घमंड से भरा लगा। उसे लगा सिद्धार्थ की अकल को तोड़ दे। वो गुस्से से ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़ा बदलने लगी। सारी ज्वेलरी उतार दिया और सादा सा ड्रेस बदल लिया। उसे लगा अवनी होती तो उसके पास चली जाती। अब कहाँ जाए? वापस कमरे में आई तो सिद्धार्थ अभी भी था। फिर उठकर बाहर चला गया। 5 मिनट बाद वापस आया तो एक नौकरानी खाने की ट्रे लेकर साथ थी। उसने अनन्या को खाने के लिए कहा। भूख तो अनन्या को बहुत लगी थी। उसने चुपचाप खा लिया। बाद में नौकरानी चाय की ट्रे लेकर आ गई। नौकरानी ने बताया, बेबी जी, आप सो रही थी तो मैडम और सर दूसरे शहर चले गए हैं। शायद ज़रूरी काम था। सिद्धार्थ ने भी चुपचाप नाश्ता किया। अनन्या फिर से चुपचाप लेट गई। शाम में पापा चले आए। सिद्धार्थ पापा से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। धोखेबाज, अनन्या सोच कर रह गई। पापा चले गए। दूसरे दिन रिसेप्शन में अनन्या को बहुत अच्छे से तैयार किया गया। अनन्या बहुत सुंदर लग रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा तो उसके दिल को कुछ हुआ। काश ये ऐसी नहीं होती, सिद्धार्थ सोचकर रह गया। फंक्शन ख़त्म हुआ तो पापा चले आए। पापा ने उसे समझाते हुए न जाने कितनी नसीहतें कर डाली। बेटा, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है। अब वही तुम्हारा सब कुछ है। तुम सुखी रहो। हमेशा सिद्धार्थ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तुमने देख लिया है ना, चमकती चीज़ें हमेशा गलत चुनाव होती हैं। अब तुम अपना घर बसाओ। अनन्या कुछ न कह सकी। पापा चले गए। दूसरे दिन वह सुबह उठी, नहा धोकर फ्रेश हो गई तो हाउस हेल्प उसे नाश्ते पर बुलाने आई। इधर उधर देखती हुई अनन्या डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी। अंदर पहुंची तो देखा सिद्धार्थ पहले से वहां मौजूद था। वह टेबल की दूसरी तरफ बैठ गई। सिद्धार्थ ने कहा, इधर आ जाइए मेरी तरफ। अनन्या ने उसे गुस्से से देखा और फिर चुपचाप नाश्ता करने लगी। शाम में सिद्धार्थ के पड़ोस की कुछ लड़कियां चली आईं। अनन्या को देखा तो उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगी। सिद्धार्थ बोल पड़ा, मैं भी तो स्मार्ट हूँ। लड़कियां हंसने लगी। अनन्या को अंदर से गुस्सा आ रहा था। रात में अनन्या चुपचाप बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी सिद्धार्थ चला आया। अनन्या ने उसे नज़र उठाकर देखा भी नहीं। सिद्धार्थ भी चुपचाप सोफे पर सो गया। अनन्या भी नींद की वादियों में खो गई। दूसरे दिन पापा ने दोनों को बुलाया था।
अनन्या तो जैसे जाने के लिए बेचैन थी, तैयार हो गई। सिद्धार्थ जाने किधर था। थोड़ी देर बाद आया तो उसे चलने कहा। फिर बोला, अनन्या वहाँ जाकर सर के सामने कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, सर को बहुत दुख होगा। प्लीज़, वो तुम्हारे पापा हैं, उनका ख्याल कर लेना। उन्हें तुम्हारी ऐसी हरकत का पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। वो बीमार न जाने हो जाए। कहकर सिद्धार्थ ने जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। अनन्या को भी पीछे जाना पड़ा। घर पहुंचकर अनन्या को लगा पापा को कह दे वो अब सिद्धार्थ के साथ नहीं जाएगी, पर ना जाने क्यों चुप रही। शाम में जब सिद्धार्थ ने वापस लौटने का कहा तो अनन्या के मुंह से निकल गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर यह सुनते ही सख्ती आ गई। वो गुस्से से बाहर निकला। पापा ने सिद्धार्थ को देखा तो बोले, अनन्या कहाँ है? फिर पापा ये कहते हुए बढ़े, चलो मैं देखता हूँ। अनन्या जल्दी जाओ, सिद्धार्थ गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। आखिर अनन्या को जाना पड़ा। जाते हुए उसे सिद्धार्थ से और नफरत महसूस होने लगी। लालची, धोखेबाज, पापा को ट्रैप कर लिया है। तुमने वो मन ही मन बोल रही थी। आखिर उनकी गाड़ी सिद्धार्थ के घर के सामने पहुंच गई। अनन्या गाड़ी से उतरने ही वाली थी, सिद्धार्थ ने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अनन्या गुस्से से जलती हुई उतरकर अंदर चली गई। शाम में सिद्धार्थ की किसी फ्रेंड के यहाँ उन्हें इनवाइट किया गया था। अनन्या तैयार हो जाना, सिद्धार्थ ने जैसे ही कहा अनन्या फट पड़ी। मैं तुम्हारे इशारे पर नाचने वाली नहीं। सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो गया। उसने अनन्या का बाह पकड़ लिया। चुपचाप तैयार हो जाओ, समझी, वरना ऐसे ही खींच ले जाऊंगा। अनन्या को पहली बार किसी का सख्त अंदाज देखने को मिला था। आखिर वो चुपचाप तैयार हो गई। रात में वापस आकर थक कर सो गई। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद अचानक खुल गई। फ्रेश होकर बैठी तो दरवाज़ा नॉक कर हाउस हेल्प अंदर चली आई। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। सिद्धार्थ बाबू ऑफिस चले गए हैं, कहकर गए हैं लंच में आएंगे, कहकर वो हाउस हेल्प चली गई। अनन्या ने नाश्ता कर लिया। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाह पर सिद्धार्थ के हाथों की चुभन अभी भी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी, काश आर्यन धोखेबाज न होता तो आज ज़िंदगी खूबसूरत होती। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। आँख खुली तो दोपहर 1 बज रहे थे। देखा तो सिद्धार्थ सोफे पे बैठा कुछ पढ़ रहा था। एक नज़र उठाकर उस पर डाली, बड़ा ही डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। एक पल को उसे लगा जैसे उसे छू ले, हाथ थाम ले। जैसे ही सिद्धार्थ ने उसे नज़र उठाकर देखा, न जाने क्यों अनन्या को गुस्सा और नफरत फिर से हावी हो गया। अनन्या, देखिए, देखने पर क्या पहरा है। आपकी नज़र मुझ पे उठे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अनन्या ने चुपचाप नज़र घुमा लिया। गुस्सा जैसे उस पर हावी हो गया। फिर हाउस हेल्प खाने के लिए बुलाने आई। अनन्या चुपचाप खाने के लिए चली गई। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। आज फिर किसी फ्रेंड के यहाँ इनवाइट किया गया था। अनन्या ने जाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती। सिद्धार्थ गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, तुम मेरी इंसल्ट करती रहो, कहकर सिद्धार्थ बाहर निकल गया। उसने रात में खाना भी न खाया, सुबह देर तक सोती रही। फिर उठी तो हाउस हेल्प ने नाश्ता लाकर दे दिया। मोबाइल चलाती रही। रात का अंधेरा फैल रहा था। भूख लगने पर बाहर आकर देखा कोई नौकर या हाउस हेल्प नहीं थी। भूख तो लगी थी, फिर भी अनन्या सो गई। सुबह घूमते हुए किचन में आई तो सिद्धार्थ चला आया। शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार था। बहुत डैशिंग लग रहा था। मेरे और अपने लिए कुछ बना लो, आज हाउस हेल्प नहीं है। अनन्या कुछ नहीं बोली तो सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर बोला, सुना तुमने, मुझे नहीं आता।
सिद्धार्थ चुपचाप वापस चला गया। अनन्या ने ब्रेड लेकर खा लिया। पापा को कॉल की। पापा घर पर ही थे, बीमार थे। कुछ बोल नहीं पाई। पापा ने उसे फिर वही सारी बातें की। उसे सिद्धार्थ के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा। वो कुछ नहीं बोल पाई। आगे क्या होगा? क्या सिद्धार्थ अनन्या से बदला ले रहा? क्या अनन्या को घर का काम करना होगा? जानने के लिए देखें अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले भाग तक के लिए अलविदा। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 5। शाम में चाय पीने का मन हुआ। अब तो खुद ही चाय बनाना थी। लगता है सिद्धार्थ उसे तंग करना चाहता है। सभी नौकरों को हटा दिया है। किचन में गई, बड़ी मुश्किल से बर्तन, कप, चीनी, पत्ती इकट्ठा किया। अभी किसी तरह चाय बनाया था कि सिद्धार्थ वहाँ चला आया। आप चाय बना रही हैं तो मुझे भी दे दें, कहकर सिद्धार्थ तुरंत चला आ गया। अनन्या खड़ी सोचती रही। अंत में चाय सिद्धार्थ के सामने जाकर रख दिया। चुपचाप चली आई। रात किसी तरह काटी। रात में भी ब्रेड खा लिया। दूसरे दिन सिद्धार्थ के जाने के बाद बाहर आई। गेट तक आते ही उसे लगा बाहर निकलकर भाग जाए। गेट के पास आई तो तुरंत चौकीदार ने पूछा, मैडम क्या बात है? मुझे बाहर जाना है। साहब ने मना किया है, उनके पीछे कोई बाहर नहीं जाएगा, कहकर चौकीदार गेट पर तैनात हो गया। अनन्या अंदर चली गई। अब क्या करे? रात के 9 बजे सिद्धार्थ चला आया। आपने कुछ बनाया है? अनन्या बिल्कुल चुप रही। कुछ नहीं बनाया। कब तक चलेगा ऐसा? आपको घर का काम करना होगा, कहकर सिद्धार्थ कमरे में चला गया। भूख से परेशान होकर अनन्या ने फ्रिज खोला। इतने में सिद्धार्थ ने आकर फल निकाल कर काट दिया। खुद भी खाया, अनन्या को भी देने लगा। अनन्या ने मजबूर होकर खाने लगी। अब तो पापा भी कॉल नहीं करते थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर अनन्या ने पूछ लिया, तुमने गेट पर पहरा क्यों लगाया? बोलो। इसलिए कि आप कहीं निकल न जाएं। आपको शायद अपने पापा का भी ख्याल नहीं। मुझे अपने घर जाना है, समझे मिस्टर सिद्धार्थ? मैं तुम्हारा पति हूँ। शादी कोई खेल नहीं। आपके लिए शायद खेल होगी। मेरी आज्ञा के बिना आप कहीं नहीं जाएंगी, कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। 1 सप्ताह बाद आखिर सिद्धार्थ उसे मैके ले गया। आदित्य सिंह बाहर जा रहे थे। अनन्या पापा से मिलकर दुखी हो गई। अब तो पापा भी 2 महीने नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ जाने क्या करे। पापा ने कहा, बेटा मैं 2 महीने बाद आ ही जाऊंगा, फिर तुम कुछ दिन आकर रहना पापा के साथ। अनन्या और सिद्धार्थ एयरपोर्ट गए। पापा चले गए। आखिर उसे वापस सिद्धार्थ के साथ कार में आकर बैठना पड़ा। अब उसके विवाह को 15 दिन हो चुका था। वो दिन रात बेचैन थी। सिद्धार्थ को देखकर जलती थी। उसे यहाँ से चले जाने का मन था, पर क्या करे। उसका चेहरा मुरझा गया था। पापा नहीं थे, अवनी भी नहीं थी। सिद्धार्थ उसे कहीं जाने नहीं देता था। एक कैद की सी हालत थी। उसका घमंड जैसे चूर चूर हो रहा था। भूख के लिए उसे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना ही पड़ता। घर में अकेले क्या करती। एक दिन उसने देखा घर गंदा सा हो रहा है। उसने कुछ सफाई भी कर ली। अकेलेपन से अनन्या थक चुकी थी। आखिर एक दिन उसने सिद्धार्थ से बात करने का सोचा। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे छोड़ दो। नहीं, इस समस्या का समाधान ये है, तुम खुद भी खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनन्या ने पत्ता फेंका। करती थी, अब तो आपको मेरे ही साथ रहना है, सिद्धार्थ ने जोर देकर कहा और न जाने क्यों उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा ख्याल है आप और मैं अच्छे साथी बन सकते हैं। आप अपनी सोच को बदल लें। अनन्या, जब प्रेम हो तभी अच्छे साथी बन सकते हैं, अनन्या कह गई। सिद्धार्थ ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा और सख्ती से बोला, तो फिर ठीक है अनन्या, तुम्हें खुद को बदलना होगा। तब तुम जो चाहोगी मैं करूँगा। तुम एक भारतीय नारी की तरह घर संभालो, सारा काम खुद करो।
फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मैं मान लूँगा। कई दिन से सिद्धार्थ दूसरे कमरे में सो रहा था। आज बादल गरज रहे थे। अनन्या को बहुत डर लग रहा था। आखिर उसने सिद्धार्थ से कहा। बहुत कहने पर सिद्धार्थ ने अनन्या के कमरे में ही ज़मीन पर बिस्तर लगा लिया। अपनी मजबूरी से अनन्या करवट बदलकर रोने लगी। रोती रोती सो गई। आने वाला हर दिन उसके लिए कठिन हो रहा था। खुद सारा काम करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। उसे सारे घर की तलाशी लेनी पड़ती। कौन सा सामान कहाँ है ये भी पता लगाना उसके लिए बहुत कठिन था। खाने के लिए कुछ उल्टा सीधा बना लेती, बस भूख मिट जाती। उसके घर में घर का काम करने के लिए अलग अलग नौकर था। कभी सोच भी नहीं सकती थी उसका जीवन ऐसा होगा। उस दिन तो बिल्कुल टूट गई। रोते रोते उसकी हालत ख़राब हो गई। कौन चुप कराए, खुद से ही चुप होना पड़ा। धीरे धीरे अनन्या को काम करने की आदत होने लगी। दोनों में कुछ बातचीत भी होने लगी। अनन्या सोचती किसी तरह छुटकारा मिल जाए। जिस दिन उसे आज़ादी मिलेगी कैसा सुंदर दिन होगा, ऐसी ही सोच उसके अंदर पलती रहती। आजकल अनन्या कम खा रही थी। मन जाने क्यों थका थका सा था, कमज़ोरी सी लगती। काम करते करते अचानक चकरा कर गिरने लगी। सिद्धार्थ ने आकर संभाल लिया। उसे बेड पर लिटाया, सूप बना कर ले आया। अपने सामने उसे तरह तरह की चीज़ें खिलाने लगा। उसका ख्याल रखने लगा। घर के काम भी खुद करने लगा। एक दिन उसे लेकर मॉल चला आया। ज़बरदस्ती कपड़े खरीद दिए। अनन्या को सिद्धार्थ का अलग रूप देखने को मिल रहा था। अनन्या अकेले कमरे में कोई गाना सुन रही थी। सिद्धार्थ चला आया। दोनों की नज़रें टकराई। अनन्या को जाने क्या हुआ, दिल अजीब से अंदाज में धड़का। दूसरे दिन सुबह उठी तो देखा एक सफाई वाला नौकर वापस आ गया था। अब अनन्या जाने क्यों सिद्धार्थ का इंतज़ार करती। जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर आती उसे पता चल जाता। जाने उसे क्या हो गया था। अब वह बाहर जा सकती थी, पहरा कम हो गया था। लेकिन बिना सिद्धार्थ के वह कहीं बाहर नहीं जाती। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या हुआ है। मौसम जैसे बदल रहा था। सिद्धार्थ तैयार होता तो उसे देखे जाती। स्मार्ट डैशिंग सा सिद्धार्थ उसे न जाने क्यों अपना लगता। सिद्धार्थ ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मैं न जाने क्या से क्या हो गई। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ बार बार नज़रें उठाकर उसे देखने लगता। अनन्या ने कभी सिद्धार्थ को स्मोकिंग करते भी नहीं देखा था। कोई गलत आदत नहीं देखी। क्या वह अच्छा इंसान है, यह सोचते हुए अनन्या फिर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने नज़र उठाया तो दोनों की नज़रें मिली। सिद्धार्थ ने पूछ लिया, क्या बात है अनन्या? कुछ नहीं, वह घबरा गई, फिर सोने के लिए लेट गई। उसने आर्यन जैसे लोग देखे थे, लड़कियों के साथ घूमने वाले, स्मोकिंग करने वाले, क्लब जाने वाले। सिद्धार्थ कुछ अलग तो था। न जाने क्यों वो सोचे गई। सिद्धार्थ भी तो शायद उससे नफरत करता है। उसने सोचा। उसे लगा सिद्धार्थ से बात करे, कुछ पूछे। वो बेचैनी से करवट बदल रही थी। सिद्धार्थ कोई मैगज़ीन पढ़ रहा था। दूसरी तरफ फेस था। अनन्या को लगा उसे छू ले। अब अनन्या को लगता सिद्धार्थ को देखे, बात करे, उसके लिए कुछ बनाए। जाने ये कैसी फीलिंग थी, उसे समझ में नहीं आया। अब तो हाउस हेल्प भी आ गई थी। अनन्या रोज़ कुछ न कुछ बनाती, चुपचाप सिद्धार्थ के आगे रख देती। सिद्धार्थ हैरान होकर देखे जाता। आज रेस्टोरेंट में अनन्या को ज़बरदस्ती ले आया। अनन्या को समझ में नहीं आया सिद्धार्थ उस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा। उसका सख्त अंदाज बदल चुका था। अनन्या को लगा जैसे उसके दिल का मौसम भी बदल रहा हो। क्या अनन्या का झुकाव सिद्धार्थ की तरफ होने लगा है? क्या सिद्धार्थ अनन्या को माफ़ कर देगा? सारा इंसल्ट भूल जाएगा? क्या अनन्या प्रेम के रिश्ते में बंधना चाहेगी? जानने के लिए देखें अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले भाग तक के लिए अलविदा। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 6। अनन्या अभी अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर ही रही थी,
तभी पापा विदेश से लौट आए। शाम को सिद्धार्थ ऑफिस से आया तो अनन्या को बुलाकर बोला, अनन्या, सर आ गए हैं, अब तुम्हें मैं वादे के अनुसार पहुंचा दूंगा। मैंने वादा किया था। अनन्या तो जैसे कुछ समझ नहीं पाई। सिद्धार्थ उसे हमेशा के लिए पहुंचा देगा? हाँ, वो भी तो यही चाहती थी, सिद्धार्थ से छुटकारा। हजारों सवाल, हजारों बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अनन्या, जाओ सामान पैक कर लो। बिना बोले पलटकर जाते हुए अनन्या को लगा जैसे कुछ खो रहा हो। धीरे धीरे चलते हुए भूत की तरह वह अपने कमरे में पहुंची। कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान सूटकेस में डाला। उसके मन में सिद्धार्थ के लिए शायद प्रेम का बीज पनप रहा था। सिद्धार्थ ने शाम में उसे ले जाने का कहा। सामान पैक कर अनन्या को नींद आ गई। बेड पर जैसे तैसे सो गई। अचानक नींद खुली तो देखा सिद्धार्थ उस पर झुका हुआ है। वो हड़बड़ा कर उठ गई। दोनों की नज़रें मिली। तुम नींद में चिल्ला रही थी, मुझे पुकार रही थी। क्या हुआ, तुम परेशान हो? सिद्धार्थ के इतने करीब आने से अनन्या की धड़कन तेज हो गई थी। नहीं तो मैं डरी नहीं, लेकिन तुम मुझे पुकार रही थी, इसलिए मैं देखने चला आया, कहकर वह हट गया। अनन्या को लगा जैसे एक बाहर का झोंका आकर दूर चला गया हो। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने उसे चलने को कहा। अनन्या एक रोबोट की तरह चल पड़ी। पापा के पास पहुंचकर वो पापा के गले लगकर आंसू बहाने लगी। पापा ने उसे प्यार किया, समझाया। सिद्धार्थ वापस जाने से पहले उसके सामने आया। लंबा चौड़ा डैशिंग सिद्धार्थ उसे खुद से दूर जाता हुआ महसूस हुआ। अनन्या, आप मुझसे छुटकारा चाहती थी ना? मैंने आपको आपके घर पहुंचा दिया है, मैं जा रहा हूँ। अब आप अपने फैसले के लिए आज़ाद हैं। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं। नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारे लम्स का जादू ऐसा है कि दिल हर बार तुझ में खो जाता है। तेरा लम्स मैं बार बार महसूस करती हूँ। तेरी छुअन की गर्माहट मुझे आज़ाद नहीं होने देती। तुम्हारे पास आने से दिल को वो सुकून मिलता है जो शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अनन्या मन ही मन में खुद से ये बातें कर रही थी। सिद्धार्थ ये कहकर जा चुका था। उनके जाने से सन्नाटा बिखर गया। दिल के हर कोने में उनका नाम बिखर गया। दिल का हर कोना खाली सा हो गया। लौट आओ मेरी ज़िंदगी में फिर से। गुहार है इस दिल की, मेरी खामोशी सुन लो। अनन्या के मन में बस यही आवाज़ गूंज रही थी। सिद्धार्थ की आंखों में दर्द था। घर पहुंचकर सिद्धार्थ को अनन्या की खुशबू फैली हुई लग रही थी। काश आप मेरी होती, आपकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती। अनन्या का सोचकर उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगीं और एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं। अनन्या अब आज़ाद थी, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती थी। पापा बार बार कहते, पूछते, वो कुछ भी बता नहीं पाती। उसका मन कहीं जाने का नहीं होता। आदित्य सिंह ने अनन्या की उदासी को महसूस कर लिया। आज ऑफिस में सिद्धार्थ से बात करने की ठानी। सिद्धार्थ बेटा, क्या बात है, तुम घर नहीं आ रहे? अनन्या भी उदास है। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। आदित्य सिंह के बार बार जोर देने पर न चाहते हुए भी सिद्धार्थ को बोलना पड़ा। सर, अनन्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने वादा किया था आपके आने पर वापस भेज दूंगा उसे। अब अनन्या का फैसला उसके हाथ में है। सर, मैं मजबूर हूँ। मैं अनन्या को ज़बरदस्ती नहीं रख सकता। उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। कहकर जैसे सिद्धार्थ थक गया। दिल के किसी कोने में अनन्या अनन्या की पुकार गूंजी। आदित्य सिंह कुछ न बोल सके। सिद्धार्थ वहाँ से जा चुका था। क्या सिद्धार्थ जैसा लड़का भी अनन्या को नहीं बदल सका? मैं तो अनन्या का जीवन संवारने चला था। हालात शायद और बिगड़ गए हैं। क्या करूं? उनके मन में केवल सवाल ही सवाल था। जवाब कौन दे?
कई दिन गुजर गए। सिद्धार्थ ने पलट कर नहीं पूछा। अनन्या को सिद्धार्थ का इंतज़ार था। शायद उसके दिल में मेरे लिए कुछ हो, एक बार आकर पूछे। अनन्या, क्या इतने दिन में आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ? क्या मेरे वजूद का एहसास भी नहीं? मैं तो आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा जीवन तो जैसे सूना सा हो गया है। सिद्धार्थ खुद से ही बात कर रहा था। आँख दोनों तरफ थी, लेकिन एक दूसरे की खबर नहीं थी। अनन्या खुद से लड़ते लड़ते तंग आ गई। फिर से क्लब जाने लगी। अवनी वापस आ चुकी थी। आज अवनी को लेकर क्लब चली आई। एंजॉय करने की कोशिश की, परंतु जैसे मन का कोना खाली सा हो गया, एंजॉय ना कर सकी। क्लब से निकलते हुए सिद्धार्थ ने देख लिया। आप यही चाहती थी ना अनन्या? वही क्लब, आज़ाद जीवन, अपर क्लास लोगों से ताल्लुक़, वो सब फिर से आपने शुरू कर दिया। सिद्धार्थ गुजरते हुए सोच रहा था। सूरज डूब रहा था। अंधेरा जैसे चारों ओर फैलकर रोशनी को ख़त्म कर रहा था। अनन्या सोच रही थी, शायद मेरे जीवन की रोशनी भी इसी तरह चली गई है। तभी पापा चले आए। अनन्या, क्या बात है बेटा? तुम बिल्कुल बदल गई हो। बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? क्या सिद्धार्थ की तरफ से परेशानी है? तुम नहीं रहना चाहती सिद्धार्थ के साथ? सब कुछ कह दो बेटा। पापा प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं भी कुछ नहीं बता पाऊँगी। मुझे टाइम दें, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। आदित्य सिंह ये सुनकर अनन्या के सर पर प्यार से हाथ रखकर चले गए। उस दिन अवनी ज़बरदस्ती अनन्या को रेस्टोरेंट ले आई। अवनी ने ऑर्डर दिया कुछ खाने पीने का। अभी वो लोग वेट कर रही थी। सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ आता दिखा। लड़की लंबी, सुंदर, प्यारी सी थी। तो सिद्धार्थ, तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया। एक बार भी पलटकर मुझसे नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ? हाँ, तुम पूछोगे भी कैसे? तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। मैंने भी तुमसे प्यार नहीं किया था। अनन्या सोचे गई। सारे सवाल जवाब मन ही मन में करती गई। अवनी ने भी सिद्धार्थ को देख लिया। मैं तो सिद्धार्थ भाई को ऐसा नहीं समझती थी। अनन्या, तू क्या चाहती है, बोलना। कुछ नहीं अवनी, चल यहाँ से चलते हैं, कहकर अनन्या उठ खड़ी हुई। क्या होगा आगे? क्या अनन्या और सिद्धार्थ दोनों को एक दूसरे के प्रेम का पता चलेगा? क्या दोनों मिल पाएंगे? जानने के लिए देखें अगला भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग 7, अंतिम भाग। अनन्या का जीवन जैसे सूना सा हो गया था। सिद्धार्थ का आना जाना बिल्कुल बंद था। क्या करूं? मेरा दिल तो अब जैसे सिद्धार्थ के लिए धड़कता है। याद आती है सिद्धार्थ तुम्हारी। अनन्या सोचे गई। तुम तो नई दुनिया बसाने वाले हो। बहुत सुंदर है ना वो लड़की जिसे तुमने चुना है। उससे बातें करती अनन्या प्यार की मूरत लग रही थी। रात में देर से नींद आई। सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ी तो नींद खुली। इधर उधर देखा, सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, अरे नहीं, सपना था। सिद्धार्थ भला यहाँ कहाँ? अनन्या उदास हो गई। नाश्ते की टेबल पे पापा ने टोक दिया। बेटा, कोई परेशानी हो तो बताओ, मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, अनन्या का वही जवाब। आदित्य सिंह को समझ में नहीं आता कैसे हालात ठीक करें। सिद्धार्थ शादी की शॉपिंग कर रहा था। अवनी ने उसे मॉल में देख लिया। ये सिद्धार्थ भाई शादी की शॉपिंग कर रहे हैं? क्या शादी कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अवनी कंफ्यूज थी। उसने कॉल की। अनन्या सुनकर शॉक्ड रह गई। क्या पापा को पता नहीं? क्या बोले? कोई फ़ायदा नहीं। जब सिद्धार्थ के दिल में मेरे लिए जगह नहीं तो सब बेकार है। अनन्या ने दुख से सोचा। उसका जीवन जैसे दोराहे पे था। ना आगे बढ़ सकती थी, ना पलट सकती थी। डिनर का टाइम था। हाउस हेल्प डिनर के लिए बुलाने आई। अनन्या बेहोश पड़ी थी। हाउस हेल्प घबरा गई, जल्दी से बाहर भागी। सर, अनन्या दीदी बेहोश हैं।
आदित्य सिंह यह सुनकर घबरा गए। जल्दी से अनन्या को लेकर हॉस्पिटल दौड़े। तुरंत एडमिट किया। डॉक्टर ने पूछा, इन्हें कोई मेंटल प्रेशर था क्या? आदित्य सिंह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को कॉल कर दिया। अनन्या को होश आया। दुश्मन जहाँ उसके सामने था। उसने दोबारा आंख बंद कर लिया। शायद कोई सपना हो। भला सिद्धार्थ यहाँ क्यों आएगा? वो तो शादी कर रहा। उसे किसी की छुअन अपने माथे पे महसूस हुई। उसने आंख खोल दिया। क्या सचमुच सिद्धार्थ है? हाँ, ये तो सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई। अनन्या, कुछ बोलोगी नहीं? तुम यहाँ क्यों चले आए? अपनी नई पत्नी के पास से, कहते हुए अनन्या की आवाज़ आंसुओं से भर गई। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पाया। कौन पत्नी? वही जिससे तुमने शादी कर लिया। अनन्या, आप क्या कहें जा रही हैं? मैंने किसी से शादी नहीं की। आप ये क्यों समझ रही हैं? आप शादी की शॉपिंग कर रहे थे। अवनी ने देखा था, आपके घर में शादी थी। अनन्या, वो मेरे दोस्त की शादी थी। मेरे मन में तो आप बस चुकी हैं। कहते हुए सिद्धार्थ उसकी आंखों में झांकने लगा। अनन्या की धड़कनें तेज हो गईं। उतने में नर्स चली आई। आप बहुत लकी हैं अनन्या। आपके हस्बैंड लगातार आपके पास रहे हैं। लगता है आपको बहुत प्यार करते हैं। सिद्धार्थ ने हंसकर कहा। आपको कैसे पता चला? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किसी के कहने की ज़रूरत ही नहीं, प्यार आंखों में दिखाई दे जाता है। अनन्या को जैसे सिद्धार्थ के प्यार से ताकत मिल रही थी। अनन्या डिस्चार्ज होकर घर आ गई। सिद्धार्थ भी साथ था। अनन्या को लगा जैसे उसके जीवन में बाहर आ गई हो। 2-4 दिन आराम करने के बाद सिद्धार्थ ने कहा, अनन्या, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। अनन्या ने अचानक सिद्धार्थ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सिद्धार्थ, मुझे भी ले चलो। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ को लगा जैसे खुशबू का एक झोंका आ गया हो। अनन्या ने अपना सामान पैक किया। आदित्य सिंह को पता चला तो उन्हें लगा अब उनकी बेटी का जीवन सुरक्षित हाथों में है। ईमानदार, मेहनती और प्यार करने वाला सिद्धार्थ ही अनन्या को खुश रख सकता है। सिद्धार्थ के घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने उसका ज़ोरदार स्वागत किया। अनन्या का चेहरा खुशी से गुलाबी हो रहा था। उसे लगा आज ही उसकी शादी हुई हो। डैशिंग सा सिद्धार्थ उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू जैसे जीवन को सुगंधित कर रही थी। रात धीरे धीरे उतर रही थी। 2 प्रेमी आज मिले थे, लंबे सफ़र के बाद। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।